गुड मॉर्निंग बच्चों। बीए सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स के पेपर भारतीय आर्थिक चिंतन में गत कक्षा में हमने महात्मा गांधी जी के आर्थिक विचारों को शुरू किया। इसी क्रम में आज उनके आर्थिक विचारों को और पढ़ेंगे। गांधी जी ने मशीनीकरण के संबंध में अपने विचार रखे। मशीनीकरण व औद्योगिकरण दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। इन दोनों के अभाव में ही दोनों का विकास नहीं हो सकता। मशीनों के प्रति गांधी जी का दृष्टिकोण एक मौलिक दृष्टिकोण है, जिसमें गांधी जी के यथार्थवादी होने के कारण समय अनुसार परिवर्तन भी स्पष्ट दिखाई देता है। मशीनों के प्रति दृष्टिकोण गांधी जी के आर्थिक चिंतन का सर्वाधिक विवादास्पद पक्ष रहा है। गांधी जी ने मशीन को बहुत बड़ी बुराई बताते हुए दृढ़ता के साथ कहा है कि वह मशीन के पक्ष में कोई भी अच्छी बात नहीं जानते। मशीन को वरदान मानकर उसका स्वागत करने के बजाय अगर हम शाप माने तो अंततः इसका नाश हो जाएगा। गांधी जी ने ऐसा अपनी पुस्तक में लिखा। 1908 में प्रस्तुत मशीनों के प्रति दृष्टिकोण पर गांधी जी दृढ़ न रहे। यद्यपि गांधी जी दृढ़ इच्छा शक्ति के लिए जाने जाते हैं, लेकिन यह भी याद रखना चाहिए कि गांधी जी यथार्थवादी व व्यवहारिक भी थे। मशीन के प्रति उनके दृष्टिकोण में जो प्रगतिशील परिवर्तन हुआ, वह इस बात का प्रमाण है कि उन्होंने अपने चारों ओर के यथार्थ को पहचान कर उसे अंगीकार किया। इतना ही नहीं, उन्होंने इस बात की घोषणा की कि वह एक ऐसे दिन का स्वागत करने के लिए तैयार हैं जिस दिन कोई मशीन तकवों को ठीक करेगी और इस प्रकार तकवे खराब हो जाने पर काटने वालों को सहायता पहुंचाएगी। इस संदर्भ में गांधी जी की कसौटी यह थी कि मशीन व्यक्ति की सहायक होनी चाहिए, न कि उसकी व्यक्तिगतता पर अतिक्रमण करने वाली। उन्होंने कहा कि मैं समस्त विनाशकारी मशीन का कट्टर विरोधी हूँ। किंतु मैं साधारण औजार और उपकरणों तथा ऐसे उपकरणों और मशीनों का स्वागत करता हूँ जिनसे व्यक्ति का श्रम बचता हो और लाखों झोपड़ी वासियों का भार हल्का होता हो। गांधी जी ने मशीनों के प्रति अपने दृष्टिकोण में फिर परिवर्तन किया और उन्होंने अपने आलोचकों के प्रत्युत्तर दिया कि जब तक बेरोजगार लोग रहेंगे जिन्हें अपने हाथ से काम करने के लिए काम न मिले, मशीन का कोई स्थान नहीं है। गांधी जी ने मशीन के प्रति अपने दृष्टिकोण को और अधिक स्पष्ट करते हुए कहा कि वे यंत्रों के ऐसे उपयोग के समर्थक हैं जिससे सबका भला हो तथा जिसमें कुछ लोगों को अन्य लोगों का शोषण करने का अवसर प्राप्त न हो। इस प्रकार गांधी जी के मशीनीकरण के विरोध के मूल में श्रम की प्रतिष्ठा, पूर्ण रोजगार की भावना व मानव मात्र का कल्याण निहित है। गांधी जी ने श्रम अर्थशास्त्र से संबंध सभी पक्षों पर अपने सारगर्भित विचार व्यक्त किए हैं।
जैसे श्रम की प्रतिष्ठा। गांधी जी के अनुसार श्रम उत्पादन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है। श्रम साधन व साध्य दोनों हैं। गांधी जी ने अपने आर्थिक विचारों में श्रम को उच्च स्थान प्रदान किया है। उनके लिए श्रम की महत्ता आर्थिक व्यवस्था का मूलभूत तत्व है। गांधी जी के अनुसार जिसे अहिंसा का पालन करना है, सत्य की आराधना करनी है, उसके लिए तो श्रम रामबाण का काम देता है। काम करना हमारी अभिरुचि का विषय है। गांधी जी का कथन था कि हम अपने शरीर रूपी अमूल्य जीवित मशीन को तो नष्ट कर रहे हैं और उसके स्थान पर निर्जीव मशीनों के प्रयोग को प्राथमिकता दे रहे हैं। इस प्रकार हम प्राकृतिक नियम श्रम की अवहेलना कर रहे हैं। श्रम न केवल शरीर को स्वस्थ रखता है वरन मस्तिष्क को भी प्रेरित करता है। गांधी जी ने श्रम के महत्व को प्रतिपादित करते हुए रोटी का श्रम सिद्धांत, ब्रेड लेबर थ्योरी प्रस्तुत की, जिसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं के परिश्रम द्वारा ईमानदारी से अपनी जीविका का उपार्जन करना चाहिए। रोटी के लिए प्रत्येक मनुष्य को मजदूरी करनी चाहिए। उनका विश्वास था कि इस सिद्धांत से समानता स्थापित हो जाएगी। श्रम संघ के संदर्भ में गांधी जी ने कहा कि श्रमिक जो पैदा करता है उसका वही मालिक है। अगर मेहनत या श्रम करने वाले बुद्धिपूर्वक एक हो जाएं, तो उनकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इस प्रकार श्रम संघ एक बहुत बड़ी शक्ति है। उन्होंने कहा कि श्रम संघों की अति महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है। उन्होंने श्रम संघों के विभिन्न कार्य बताए, जैसे अपने सदस्यों के अधिकारों व हितों की रक्षा करना, सदस्यों को जिम्मेदार नागरिक के रूप में तैयार करना, औद्योगिक विवादों को आपसी वार्ता, समझौतों और पंच फैसले के आधार पर निपटाना। यदि मालिक पंच फैसले का क्रियान्वयन नहीं करते तो मजदूर को हड़ताल के लिए तैयार करना, मजदूरों का समग्र विकास, शारीरिक, मानसिक, नैतिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक व शैक्षिक विकास हेतु कार्यक्रम निर्धारित करना, यह तय करना कि उद्योग समुदाय की आवश्यकताओं को संतुष्ट करते हुए संचालित हो रहे हैं, श्रम के नैतिक व बुद्धिमत्तापूर्ण अधिकारों में वृद्धि करना और श्रम को उत्पादन के साधनों के स्वामी के रूप में प्रतिष्ठित करना, न कि एक दास के रूप में। श्रमिकों को मुख्य व्यवसाय के अतिरिक्त पूरक व्यवसाय में प्रशिक्षित करना, ताकि हड़ताल, तालाबंदी व नौकरी से निकाले जाने की स्थिति में भूखा न मरे। गांधी जी ने श्रम संघ के उपर्युक्त कार्यों के आधार पर एक आदर्श श्रम संघ की कल्पना की। गांधी जी के सिद्धांतों पर आधारित श्रम संघ का उदाहरण अहमदाबाद श्रम संघ थी। उनके शब्दों में अहमदाबाद श्रम संघ समस्त भारत में अपनाने के लिए एक आदर्श है। इसका आधार अहिंसा, सत्यता, सादगी है। इसके कार्य में कभी बाधा नहीं आई। इसका अपना अस्पताल है, मिल मजदूरों के बच्चों के लिए स्कूल है, बुजुर्गों के लिए कक्षा की व्यवस्था है, अपना मुद्रणालय व खादी डिपो है तथा स्वयं के आवासीय भवन हैं। सभी को वोट देने का अधिकार है और चुनाव का भविष्य निर्धारित करते हैं। श्रम कल्याण। श्रम कल्याण के संबंध में गांधी जी ने कहा कि श्रम उत्पादन का साधन और साध्य दोनों है। श्रम के अंतर्गत मानवीय मूल्य भी समाहित है। श्रम कल्याण आर्थिक स्थायित्व व सामाजिक समता की स्थापना की पूर्व शर्त है। यह आदर्श समाज में प्रत्येक श्रम को पूर्ण रोजगार प्राप्त हो जाना ही पर्याप्त नहीं है,
बल्कि कार्य व जीवन की बेहतर दशाएं भी आवश्यक हैं। श्रम कल्याण की दिशा में पहला कदम रोजगार की गारंटी और मजदूरी का स्थायित्व है। इन मूलभूत आवश्यकताओं की जब तक पूर्ति नहीं हो जाती, अन्य समस्याएं भी होती हैं और श्रमिकों की हड़ताल न्यायोचित भी है। गांधी जी ने सफल हड़ताल के लिए विभिन्न शर्तें प्रस्तुत की, जैसे हड़ताल का कारण न्यायोचित होना चाहिए, सभी हड़तालियों के मध्य व्यवहारिक एकता होनी चाहिए, हड़ताल न करने वालों के विरुद्ध किसी प्रकार की हिंसा काम में न ली जाए, हड़ताली हड़ताल का भार स्वयं वहन करे, इसके लिए वे अन्यत्र अस्थायी व्यवसाय में संलग्न हो सकते हैं। जब हड़ताल करने वालों के स्थान पर प्रतिस्थापन के लिए पर्याप्त मात्रा में अन्य श्रमिक हों तो हड़ताल का कोई मतलब नहीं रह जाता है। यदि इस अन्याय से मुक्ति पानी है तो एकमात्र उपाय त्यागपत्र शेष रह जाता है। यदि उपयुक्त दशाओं के पूरा हुए बिना भी कोई हड़ताल सफल हो जाती है तो इसका स्पष्ट मतलब है मालिक कमज़ोर है। गांधी जी ने व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया। यह उनकी एक महत्वपूर्ण देन है। बुनियादी शिक्षा की पद्धति उन्हीं की चलाई हुई है। इस प्रणाली के अनुसार शिक्षा अनिवार्य और निःशुल्क होगी। कताई, बुनाई, कृषि आदि में किसी एक शिल्प के माध्यम द्वारा 14 वर्ष तक के छात्र और छात्राओं को यह शिक्षा दी जाएगी। इस पद्धति द्वारा विद्यार्थी शिक्षित होंगे, उन्हें अच्छा ज्ञान हो जाएगा, शिक्षा पर जो व्यय किया जाएगा उसका भी थोड़ा बहुत अंश निकल जाएगा और आगे चलकर विद्यार्थी व्यवसाय के लिए किसी के मोहताज नहीं रहेंगे। इस प्रकार की शिक्षण संस्थाओं में किसी प्रकार का शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा। यह पद्धति वर्धा शिक्षा समिति योजना के नाम से प्रसिद्ध है। इस पद्धति द्वारा शिक्षा प्राप्त कर लेने पर छात्र श्रम के महत्व को समझेंगे और सहकारिता, सत्य और अहिंसा पर आश्रित समाज के सच्चे सदस्य बन सकेंगे। आजकल शिक्षितों में इस बात की होड़ लगी रहती है कि वे जनता से अधिक प्राप्त करें और कम से कम दें। इससे शोषण और स्वार्थ का पोषण होता है, जिससे सामाजिकता और आर्थिक विषमता उत्पन्न होती है। नई तालीम के शिक्षकों से आशा की जाती है कि वे सेवा, त्याग और आत्म संयम के आदर्शों को अपनाएंगे। गांधी जी ने कहा कि विदेशी शासन के अनेक दोषों में देश के बच्चों पर विदेशी माध्यम लादने की हानिकारक बातें इतिहास में एक सबसे बड़ा दोष गिनी जाएगी। इसने राष्ट्र की शक्ति क्षीण कर दी है, विद्यार्थियों की आयु घटा दी है, उन्हें आम जनता से दूर कर दिया है, बिना कारण ही शिक्षा को खर्चीला बना दिया है। अगर यह प्रक्रिया अब भी जारी रहे तो यह राष्ट्र की आत्मा को नष्ट कर देगी। शिक्षा का माध्यम तो एकदम और हर हालत में बदला जाना चाहिए। प्रांतीय भाषाओं को उनका वाजिब स्थान मिलना चाहिए। वह जो भयंकर बर्बादी व रोज़ रोज़ हो रही है, इसके बजाय मैं उच्च शिक्षा में अस्थायी रूप से अव्यवस्था को भी पसंद कर लूँगा, ऐसा गांधी जी ने कहा। गांधी जी को राम नाम की शक्ति में बड़ा विश्वास था। बहुत से लोग जब स्वराज्य का अर्थ उनसे पूछते थे तो वह कह दिया करते थे, स्वराज का अर्थ होगा राम राज्य। सामान्य जनता को गांधी जी की यह बात बड़ी पसंद आई, क्योंकि तुलसीदास सैकड़ों वर्ष पहले राम राज्य का चित्र खींचते हुए स्पष्ट कर चुके थे। राम राज्य का धर्म की परिभाषा में अर्थ होगा पृथ्वी पर ईश्वर का राज्य। राजनीतिक भाषा में अनुवाद किया जाए
तो इसकी व्याख्या एक लोकतंत्र जिसमें गरीब और अमीर, स्त्री और पुरुष, गोरे और काले, जाति या मजहब के कारण असमानता नहीं रहेगी। ऐसे राज्य में सब जमीन और सत्ता जनता के हाथ में होगी। न्याय शीघ्र, शुद्ध और सस्ता होगा। उपासन, वाणी और लेखनी को स्वतंत्रता होगी और इन सब का आधार होगा स्वेच्छा से संयम, धर्म का शासन। ऐसे राज्य तंत्र की रचना सत्य और अहिंसा पर ही हो सकती है। सुखी, समृद्ध तथा स्वावलंबी देहात और देहाती प्रजा उसके मुख्य लक्षण होंगे। हो सकता है कि यह स्वप्न कभी कार्य का रूप धारण न कर सके, परंतु इस स्वप्न जगत में रहने और इसको शीघ्र से शीघ्र निर्मित करने के प्रयत्न में मेरे जीवन का आनंद है। यही गांधी जी के उद्गार रहे। गांधी जी यद्यपि स्वयं अर्थशास्त्र के विद्यार्थी नहीं रहे, न ही उन्होंने अर्थशास्त्र का कोई सिद्धांत प्रतिपादित किया, लेकिन उनके द्वारा प्रस्तुत आर्थिक विचार अर्थशास्त्र की अमूल्य निधि है, जिसका प्रयोग शाश्वत रूप से होता आया है और होता रहेगा। गांधी जी द्वारा प्रस्तुत आर्थिक विचारों में मानव मूल्य समाहित है। उनके आर्थिक चिंतन को किसी भी परंपरागत वर्गीकरण, व्यक्तिवाद या समष्टिवाद, उदारवाद या समाजवाद, पूंजीवाद या साम्यवाद की परिधि में बांधना संभव नहीं है। लेकिन इसका आशय यह नहीं है कि उनके विचार पूर्ण नहीं हैं। गांधी जी द्वारा प्रस्तुत ग्राम स्वराज्य पर आधारित राम राज्य की संकल्पना अपने आप में पूर्ण है तथा मानव के नैतिक, सामाजिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक उत्थान का मार्ग प्रशस्त करती है। लेकिन दुर्भाग्यवश स्वाधीनता प्राप्ति के उपरांत गांधी जी द्वारा प्रशस्त मार्ग का ही हम अनुसरण नहीं कर पाए।